हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो वैकेंसी 2024 में आई हुई है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का क्लास 6 to 8 के लिए प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग सेट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, रुकमनी प्लेटफॉर्म का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए सामाजिक विज्ञान का, उसी बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सेट नंबर 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है सारे प्लेलिस्ट को, तो वहाँ से जाकर के आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए सेशन अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए प्रैक्टिस सेट को हम लोग डिस्कस करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट आपका सोशल साइंस क्लास 6 to 8 के लिए है, यानी कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से 8 के लिए यह प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 2024 के लिए। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स, मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 से 8 और हमारा यह सेट नंबर 2 होगा। ठीक है ना। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 करा दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैंने कमेंट में भी पिन कर दिया है लिंक को, तो वहाँ पर से भी आप जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब देखिए, पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश और हिंदी का। 30 प्रश्न जो होते हैं पार्ट 1 में पूछे जाते हैं। चले देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि इफ़ आई एम योर ब्रदर यू विल बी माई। आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा और सभी लोग अपना अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। देखिए, इफ़ आई एम योर ब्रदर यू मे बी माई आइदर ब्रदर और सिस्टर, यानी कि ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए दूसरा प्रश्न है कि आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम मे बी। बताइए, आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम मे बी 11 PM। 11 PM यहाँ पर करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए, सिस्टर इन लॉ इज, सिस्टर इन लॉ इज, तो सिस्टर इन लॉ इज ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ब्रदर्स वाइफ, वाइफ सिस्टर और हस्बैंड सिस्टर, यानी कि आपका एक से अधिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, द फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ इज संडे, व्हाट डे विल बी ऑन 8th ऑफ दिस मंथ। राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, द फर्स्ट डे ऑफ ए मंथ इज संडे, देन द 8th ऑफ द मंथ इज ऑल्सो संडे। ठीक है ना। तो यहाँ पर संडे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, इफ ए इज द डॉटर ऑफ बी देन बी इज द, खाली स्थान दिया गया है, ऑफ ए। बताइए, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ए बी की बेटी है, तो बताइए बी इज द, किस क्या रिलेशन होगा यहाँ पर ए के साथ। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा, इफ ए इज द डॉटर ऑफ बी देन बी इज द आइदर फादर और मदर। ठीक है ना, या तो पिता है या माता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आइदर ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी सेशन को कवर करेंगे। माई सिस्टर इज अपॉइंटेड एज, खाली स्थान है SDM, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, माई सिस्टर इज अपॉइंटेड एज एन SDM। ठीक है ना, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑनेस्टी इज द, तो आपने पढ़ रखा है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये आपका बेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विच कम्स अर्लियर इन ए पार्टिकुलर ईयर, विच कम्स अर्लियर इन ए पार्टिकुलर ईयर। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो इन ए पार्टिकुलर ईयर बाय द ऑप्शन फरवरी कम्स अर्लियर, फरवरी पहले आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है हमारा कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए, हिंदी भाषा के उद्गम का सही अनुक्रम जो है ये पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी है। यहाँ पर देखिए पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, और भारतीय आर्य भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद, और प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में ही दिया है। और अपभ्रंश का जो अगला चरण है ये अहवट है।
लेकिन कौन सा शब्द इसमें से विदेशी है? इसमें से विदेशी जो है यह आपका कौन सा शब्द है? तो महल और पपीता विदेशी भाषा का शब्द है। महल मूलतः अरबी भाषा का शब्द है और पपीता पुर्तगाली भाषा का शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो आपका महल और पपीता हो जाएगा, तो डी एक से अधिक राइट आंसर होगा। देखिए अवयव को क्या कहा जाता है? अवयव को क्या कहा जाता है? तो इसको अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्द कहा जाता है अवयव को, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि लिंग, वचन और कारक से कोई विकार नहीं होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है, बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध दिया गया है? तो यहाँ पर देखेंगे मोहन सुबह ही पटना चला गया। मोहन सुबह ही पटना चला गया, यह बिल्कुल जो है यहाँ पर शुद्ध दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो देखिए कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है ना। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा और कर्मवाच्य में क्रिया में कर्म की प्रधानता होता है, तो यहाँ पर देखिए सकर्मक राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो आपको पता है क्या होता है? अरविंद, शतदल, अंबुज, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, पुंडरिक, ये सब होता है। रसाल यहाँ पर नहीं होगा, तो रसाल राइट आंसर हो जाएगा। राजीव भी होता है, ठीक है ना। रसाल यहाँ पर नहीं होगा। रसाल का पर्यायवाची शब्द होता है आम्र, सौरभ, मादक, अमृत फल, ये सब होता है, यानी कि आम का है ये। चलिए हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में कौन सा समास है, बताइए। हर रोज में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। अव्ययी भाव इसमें समास है। अव्ययी भाव समास में और भी होते हैं, जैसे कि भरपेट है, भरपेट में पूछा जाता है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है, ठीक है ना। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इसमें कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम देखने जाएंगे यानी कि इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है ना। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसको सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि सर्वनाम के भेद मैंने आपको बताए थे, 6 भेद होता है, तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम होगा ये, तो ये पुरुषवाचक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? तो व्यष्टि का विलोम शब्द होगा आपका समष्टि, ठीक है ना। समष्टि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, समष्टि यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि दीर्घबाहु में कौन सा समास है? दीर्घबाहु, दीर्घबाहु में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। दीर्घ है, बाहु अर्थात विष्णु जी की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला शब्द है कि घोड़ों का घर कितनी दूर। घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। ये सभी के लिए हिंदी काम आने वाला है, अंग्रेजी काम आने वाला है, जो लैंग्वेज पेपर है। आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं आपके लिए यह उपयोगी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या जो है ये कितना है? तो 19 है। महाप्राण की संख्या 14 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। महाप्राण की संख्या 14 है और अल्प प्राण की 19 है। देखिए तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तैरने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो ये आपका क्या होगा? तितिर्षा होगा। तितिर्षा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासा होगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होगा, ठीक है ना। और कुछ काम करने की इच्छा उसको चिकित्सा कहते हैं। चलिए उसके बाद देखिए इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा तत्सम शब्द जो है इसमें से मनुष्य है, मनुष्य तत्सम शब्द है। मनुष्य का तद्भव शब्द अगर पूछा जाएगा तो मानव होगा, ठीक है ना। जूता जो होता है, जूता देशज शब्द होता है। सूरज तत्सम शब्द है, ठीक है। सूरज तत्सम शब्द सूर्य का है, सूर्य का ये तत्सम है, ठीक है ना।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस में, तो घास फूस में द्वंद्व समास है, ठीक है। घास फूस में द्वंद्व समास हो, माता पिता, घास फूस, ठीक है, पुण्य पाप, इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही कौन लिखा गया है, तो इसमें सही जो लिखा गया है वो माखन चोर ऐसे लिखा जाता है। माखन चोर इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। निशा, निशा का विलोम, तो निशा मतलब रात होता है, और रात का विलोम शब्द दिन होगा, दिवा होगा। तो यहाँ पर दिवा दिया गया है, दिन यानी कि दिवा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। त्रिशंकु होना, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ बताइए। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ है अधर में लटकना, अधर में लटकना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। असफल का क्या होगा विलोम, असफल का विलोम होगा सफल, सफल हो जाएगा यहाँ पर असफल का सफल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है ये लैंग्वेज पेपर का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ से कट गया है, ये 30 नंबर क्वेश्चन है। तो भुलक्कड़ जो होगा ये किस तरह से होगा, तो इसमें से देखिए भुलक्कड़ जो होगा इस तरह से लिखा जाता है, भुलक्कड़, ठीक है, भूलने वाला। चलिए अब यहाँ से हम लोग पेपर 2 कवर करेंगे। पेपर 2 में यानी कि पार्ट 2 में आपका सामान्य अध्ययन का प्रश्न होता है, सबके लिए ये कॉमन होता है, हिंदी इंग्लिश और सामान्य अध्ययन, किसी भी सब्जेक्ट के हैं आप। चलिए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, कर्क रेखा इसमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, पहले भी बताया हुआ है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यह 8 राज्य कौन से हैं, तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये मणिपुर से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सी पहाड़ी है यहाँ पर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें से राइट आंसर देखिए डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी। पटकाई बुम पहाड़ी जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। ये जितने भी यहाँ तीनों दिख रहा है ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है, तो ऊपर इसमें से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अबोर पहाड़ी भी याद रखिएगा, अबोर पहाड़ी, यहाँ मैं लिखता हूँ अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। पटकाई बुम पहाड़ी, पटकाई बुम पहाड़ी, ठीक है ना। तो एक से अधिक राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा नदी जो है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है, गंगा के बाएं तट पर, ठीक है ना। तो देखिए ये नदी जो है यह कोसी नदी है, गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की एक सहायक नदियों में से एक है। कोसी नदी जो है यह बिहार के कटिहार में कुरुसेला एवं काढ़ागोला के पास गंगा में मिलती है। कुरुसेला आप याद रखिएगा, ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। कुरुसेला में गंगा में ये मिलती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर कोसी हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में है, मयूराक्षी परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो मयूराक्षी परियोजना ये झारखंड के दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पर है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध भी कहा जाता है, कनाडा बांध, क्लियर। चलिए यह बांध कनाडा के सहयोग से बना था और इस परियोजना का उद्घाटन 1955 में हुआ था। यह परियोजना बिहार और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में बनी थी, ठीक है ना। मयूराक्षी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका झारखंड हो जाएगा। देखिए कॉमेट चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा है इसमें से, बताइए सही तथ्य इसमें से कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं कॉमेट चोटी की, तो यह हिमालय की हिमाद्री श्रेणी यानी कि बृहद हिमालय की चोटी है, ठीक है ना। कॉमेट चोटी उत्तराखंड में स्थित है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यह हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में है। चलिए निम्नलिखित में से देखिए कौन सा शहर जो है, कौन सा शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहरों का एक तरह से समूह दिया गया है यहाँ पर, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा वाराणसी, बिल्कुल, पटना, बिजनौर, बलिया, वाराणसी, पटना, बिजनौर, बलिया याद रखिएगा, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा। गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश के शहरों का नाम मैं बता रहा हूँ, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, फतेहपुर, सहारनपुर और बिजनौर, फर्रुखाबाद, बलिया, ये सब है, ठीक है ना। देखिए गोकक जलप्रपात जो है इसका संबंध पूछा गया है, संबंधित तथ्य इस बताना है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। गोकक जलप्रपात जो है ना यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह घाट प्रभा नदी पर है। किस नदी पर है, तो यह घाट प्रभा नदी पर है, याद रखिएगा।
तो कर्नाटक में घाटप्रभा नदी, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जोग या गरसोप्पा, जिसको कि महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी कर्नाटक में भी है। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, कुंचिकल जलप्रपात, ये सभी कर्नाटक में है। कुंचिकल बराही नदी पर है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, जोग और गरसोप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। इतना जरूर आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये दामोदर घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में इसका जो है क्षेत्र है, विस्तार है। और याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। इस बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना भी किया गया था। क्लियर। चलिए, एक पंचेत बांध है, एक पंचेत बांध भी है। पंचेत बांध भी झारखंड में ही है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी पर ही है। तो यहाँ पर दामोदर नदी घाटी परियोजना होगा। देखिए, बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानें की उपस्थिति है। बिहार में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति उत्तर पश्चिम भाग में है, अर्थात शिवालिक क्षेत्र में है। उत्तर पश्चिम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और बिहार के दक्षिण पश्चिम में जो है ना, विंध्यन क्रम की चट्टानों की उपस्थिति है। तो इस तरह से आप याद भी रखिएगा, ठीक है। चलिए, यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था। कोलंबस जो था ये किस देश का था। कोलंबस जो था यह स्पेन का था। कोलंबस स्पेन का था। और देखिए, 1492 में स्पेन के पालोस बंदरगाह से कोलंबस यूरोप और भारत के बीच सामुद्रिक मार्ग की खोज के लिए निकला था। पालोस बंदरगाह याद रखिएगा, ठीक है ना, स्पेन का है यह। देखिए, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सफलतापूर्वक यूरोप और भारत के बीच सामुद्रिक मार्ग की खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा ने किया था। तो ये 1658 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1658 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था। तो देखिए, बंगाल विभाजन का जो आदेश जारी किया था ये 19 जुलाई 1905 को किया था। 19 जुलाई 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाए जाने की घोषणा की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे। साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान भी था कि इस अधिनियम से हुई प्रगति की समीक्षा के लिए 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग गठित किया जाएगा। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे पहुंचा था। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। साइमन आयोग के अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य थे इसमें, अर्थात यह 7 सदस्यीय संस्था थी, मतलब आयोग था, कोई भी इसमें भारतीय नहीं था। चलिए, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया था। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाने का ऐलान किया था, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। चलिए, उसके बाद देखिए, किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1833 का है, चार्टर एक्ट 1833 का। और पहला भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। क्लियर ना। चलिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। अब अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने मैराथन सेशन कल ही कराया हुआ है। ये जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये सब उसमें मिल जाएंगे आपको। तो देखिए, ये कहा जाता है किसको, नवजागरण का अग्रदूत। तो फ्रेंड्स, यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है ना। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो फ्रेंड्स, ये आपका 1886 में दूसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी बने थे, और 1906 में भी बने थे, 1893 में भी बने थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
3 बार ये हो जाएगा। 1893 वाला आपका लाहौर में हुआ था, 1886 वाला आपका कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन था, और 1906 वाला भी आपका कलकत्ता में ही हुआ था। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अपेक्षा की गई है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका अनुच्छेद 50 में है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है ना। अनुच्छेद 51 जो है यहाँ पर देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। और अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य को कहा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? भारत का महान्यायवादी का पद या कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यह पद धारण करता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? अनुवर्त योजना की। तो रोलिंग प्लान की शुरुआत जो है 1978 में किया गया था, 1978 में। ठीक है ना, 1978 में जो है रोलिंग प्लान की शुरुआत की गई थी। चलिए, उसके बाद देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि आयत कितना है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं बता देता हूँ इसमें आयत कितना है। तो इसमें 15 आयत हैं। ठीक है ना, मैथ वाला प्रश्न का आंसर मैं बता देता हूँ। टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर मैं सबका PDF दे दूँगा, वहाँ से आप लोग सॉल्व भी कर लीजिएगा। चलिए, 52 का देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। 52 का, एक मिनट रुक जाइए, हाँ यहाँ पर है 52 का यहाँ से देखिएगा करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये मैं बता देता हूँ आपका, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। 53 का देख लीजिएगा, 53 का, 54 का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है ना। चले आइए, देखिए, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को किस उपकरण दर्शाने के लिए जो उपकरण उपयोग में किया जाता है, वह कौन सा उपकरण है, बताइए। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें से गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, गैल्वेनोमीटर होगा। चलिए, गैल्वेनोमीटर में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ करके वोल्टमीटर बनाया जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यौनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो लैरिंक्स के विकास के कारण होता है। जो लैरिंक्स है ना, स्वर यंत्र, उसके विकास के कारण होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है 61 नंबर कि किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कितना एंगल होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका कितना होगा? तो 90 डिग्री। 90 डिग्री राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, 90 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का SI यूनिट क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, और CGS यूनिट गॉस होता है, दोनों यूनिट ध्यान रखिएगा। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? चलिए बताएंगे सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर बताइए सभी लोग। तो फ्रेंड्स, यह जो होता है आपका इसके रासायनिक गुण का, इसके रासायनिक गुण का, ठीक है ना, रासायनिक गुण का। तो यहाँ पर रासायनिक गुण राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का जो है किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर जो है यह बेकिंग सोडा और मृदु खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बेकिंग सोडा का। याद रखिएगा, बेकिंग सोडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अपघटन की अपघटन अभिक्रिया कब होती है? अपघटन अभिक्रिया कब होती है? तो देखिए, अपघटन अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अपघटन की अभिक्रिया में ऊष्मा, तापमान, विद्युत एवं प्रकाश के प्रभाव से अव्ययी तत्वों का लघु जो यौगिक है उसमें ये अपघटित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। चलो, उसके बाद देखिएगा, खाली स्थान दिया गया है में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जो हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। तो ये सब अजैविक हैं। क्या है? अजैविक वातावरण में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं।
तो ये अजैविक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा N2 3H2 2 जो होगा 2NH3 हो जाएगा। यह आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो एक प्रतिफल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च किया गया, डेट याद रखिएगा। और यह LVM-3M4 से किया गया, LVM-3M4 से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2012 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यह राज्य जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश किया था। तो ये भारत किया था और भारत इसमें उपविजेता रहा था, ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा था। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है। ब्यूरवेस्टनिक का, तो फ्रेंड्स यह परीक्षण किसने किया है, तो याद रखिएगा रसिया ने किया है। रसिया ने किया है, ठीक है ना, रसिया ने किया है। रसिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे इतिहास का जो आपका सब्जेक्ट है जिनका, उनके प्रश्नों को। इतिहास के बाद हम लोग ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके भी प्रश्नों को कवर करेंगे। यह फुल सेट है आपका, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर देख लेंगे आंसर, ध्यान से आप लोग देते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा जो है ये प्राप्त कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स यह बनावली से हुआ है। कहाँ से हुआ है, बनावली से हुआ है। बनावली एक हड़प्पाकालीन स्थल है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनावली, और वहीं से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। अच्छा, बक्सर के युद्ध हुआ था कब, 1764 में हुआ था, ठीक है ना, बक्सर का युद्ध। और उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। कौन कर रहा था फ्रेंड्स, हेक्टर मुनरो कर रहा था। तो यहाँ पर हेक्टर मुनरो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है ये 1908 की है, ठीक है, याद रखिएगा 1908 की यह घटना है, क्लियर ना। और इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस संलिप्त थे। और इन दोनों ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर का जो जिला सत्र का न्यायाधीश था किंग्सफोर्ड, उसकी गाड़ी पर बम फेंका था। और बम जो है गलती से कैनेडी की गाड़ी पर गिरी थी और उसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री मारी गई थी। इसके कारण खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। तो इसमें खुदीराम बोस तो है ही नहीं, तो ऊपर इसमें से कोई नहीं होगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह का मकबरा जो है ये सासाराम में है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है। गुजरात में इसमें से लोथल है। लोथल जो है ये बंदरगाह भी था, भोगवा नदी के तट पर है। चलिए चोल वंश का संस्थापक, चोल वंश का संस्थापक कौन था, विजयालय था। विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। चोलों की राजधानी तंजौर हुआ करती थी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था, ठीक है ना, राजगिरी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष पूछा गया है तो अज्जक महाकश्यप थे। और किसकी ये शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में। और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। चलिए देखिए किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखा है। किराता अर्जुनियम पुस्तक को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है बताइए। तो ये भारवी ने लिखा है, भारवी ने लिखा है, याद रखिएगा भारवी ने लिखा है, ठीक है। भारवी पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और उन्होंने ही ये आपकी किराता अर्जुनियम लिखा है, भारवी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। देखिए कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को शुरू किया था इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है ना। इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इल्तुतमिश ने 3 मंजिल और जोड़ी और इसके बाद 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हरिहर और बुक्का ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन में कोई नहीं होगा। और देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछा जाता है हम्पी है, और ये राजधानी हम्पी जो थी ये तुंगभद्रा नदी के तट पर थी। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था। सर टॉमस रो भारत आया था, तो फ्रेंड्स यह 1615 में जेम्स प्रथम के व्यापारिक दूत बनकर के आया था जहांगीर के शासन में। ठीक है, जहांगीर के समय में। हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में ही आया था। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स ये अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त ये योजना जॉन शोर ने बनाई थी, कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ था। ठीक है ना। महालवाड़ी पूछा जाता है तो हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया है। अश्वघोष जिन्होंने बुद्धचरित्र की रचना की किसके दरबार में रहते थे, तो अश्वघोष जो थे ये किसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में रहते थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है यह किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, तो ये सेडौन का युद्ध था। सेडौन का युद्ध 1870 ईस्वी में 1870 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक जो है यह किसको माना जाता है। समाजवाद को वैज्ञानिक आधार कार्ल मार्क्स ने दिया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की रचना है, याद रखिएगा। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, रॉबर्ट ओवन को। देखिए प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना एंगेलो नामक एक कवि ने लगभग कितने वर्ष पहले किया था, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो एंगेलो आदिगल ने इसकी रचना किया है, याद रखेंगे। और यह 1800 वर्ष पहले किया था, 1800 वर्ष पहले राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद इसमें से कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था। तो फ्रेंड्स ये बंगाल के क्षेत्र में पड़ा था, बंगाल में। और स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये डेट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। हुमायूं इसमें पराजित हुआ था। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका 1540 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से। तो फ्रेंड्स ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज जो है यह किस राज्य में है, गोल गुंबज कर्नाटक में है। ठीक है, बीजापुर के आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है यह गोल गुंबज। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये कहाँ पर है बताइए, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है हमारा कि खानवा का युद्ध जो हुआ था ये राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध हुआ था कब, 1527 में, बाबर और राणा सांगा के मध्य में। इसमें बाबर जीत गया था और राणा सांगा हार गया था। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न है कि औरंगजेब ने, खाली स्थान दिया गया है, कि अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। तो औरंगजेब शासन किया था 1658 से लेकर के 1707 तक किया था। तो यहाँ पर देखिए 1658 से 1707 राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था।
ठीक है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं, याद रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को 1938 में कहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अध्यक्ष चुना गया था? तो 1938 में इनको चुना गया था हरिपुरा में, और 1939 में इनको चुना गया था त्रिपुरी में। ठीक है ना, त्रिपुरी में 1939 में, और 1938 में हरिपुरा में, और 1939 में त्रिपुरी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था? सुभाष चंद्र बोस ने। मॉडर्न हिस्ट्री वाला वीडियो देख लीजिएगा, महामैराथन 3 वीडियो मैंने कराया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? इस गीत को लिखा है किसने? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। मोहम्मद इकबाल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण में सहयोग प्रदान किया था? तो ये कौन है? राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, राष्ट्रकूट राइट आंसर हो जाएगा। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ये किया था किसने? तो रिचर्ड वेलेस्ली ने किया था। ठीक है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना प्रशासनिक सेवा में चयनित विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए हुआ था। क्लियर? तो लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर देखिए रिचर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता है, बताइए किस राजवंश के ये शासक थे? तो नरसिंह वर्मन जो थे ना, ये पल्लव वंश के थे। तो पल्लव ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा? तो फ्रेंड्स यह जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था 100 वर्षीय युद्ध। मैंने कई बार आपको बताया कि 100 ईयर वार्स जो हुआ था यह आपका इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अच्छा, सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था? सप्तवर्षीय, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखिए वांगचुक वंश के दौरान राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। राइट आंसर क्या होगा इसका? तो फ्रेंड्स ये आपका जिग्मे खेसर नामग्याल हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत जो का पड़ोसी देश है भूटान, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस एक महान दार्शनिक थे और यह चीनी दार्शनिक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से कि 1971 से पहले भारत पाकिस्तान किस वर्ष जो है युद्ध हुआ था? 1971 से पहले, तो फ्रेंड्स ये आपका 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। ठीक है ना। और 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। देखिए इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नांगलपुरम में एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली बिहार में पूछा गया था। कृष्णदेव राय हैं, ध्यान रखिएगा, कृष्णदेव राय। ठीक है ना, कृष्णदेव राय आंध्र भोज, आंध्र अभिनव, इन सब उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका था, याद रखिएगा। देखिए और ये किस वंश से थे? तो ये तुलुब वंश के थे। कृष्णदेव राय तुलुब वंश के थे। तुलुब वंश, वंश पूछ लिया जाएगा, तुलुब वंश। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? मेसोपोटामिया जो है यह संबंधित किससे है? तो यह दलजा फरात नदी से संबंधित है। तो देखिए दलजा भी है, दजला और फरात नदी, तो एक से अधिक हो जाएगा। देखिए मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर और की अनूठी, देखिए बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यह लगातार चित्र बना सकता है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आपका चैप्टर होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, अब ये भूगोल का है। तो जिनका भी हिस्ट्री भूगोल है, भूगोल पॉलिटी है या हिस्ट्री पॉलिटी है, वो लोग देखिएगा। देखिए पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। बताइए सही कथन इसमें से कौन सा है? देखिए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन बी सही दिया गया है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पहले आप तो कमेंट करके बताइए। सूर्य है। चलिए गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद जो है यह उत्तराखंड में है, और गंगोत्री ग्लेशियर हिमालय की सबसे बड़ी ग्लेशियरों में से एक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका ग्रेनाइट जो होता है ना, यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि लू किस ऋतु की विशेषता है? तो लू चलती है आपकी ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है, ठीक है ना। यह आपको भी पता है, उत्तर पश्चिम भारत में शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली यह गर्म और शुष्क हवा जो होती है उसको लू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो जियोसिंक्लाइन के रूप में। यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की झील इसमें से कौन सा है? तो इसमें से देखिए उलर झील और लोकटक झील, ये मीठे पानी की झील है। उलर झील और लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पर है? तो ये मणिपुर में है। उलर कश्मीर में है, चिल्का उड़ीसा में है। तो ये चिल्का जो होगा ये खारे पानी का लैगून झील है ना। तो मीठा झील, लोकटक और उलर एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व शनि का है, सबसे ज़्यादा पृथ्वी का है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर शनि हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो ये नदियाँ जो हैं ये निकलती हैं आपकी छोटा नागपुर के पठार से। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कांवल झील है, बेगूसराय में है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको आइसोबाथ लाइन कहा जाता है। आइसोबाथ लाइन कहा जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आइसोबाथ लाइन कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? भौतिक भूगोल की शाखा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कृषि भूगोल जो है यह भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो भू आकृति विज्ञान, उसके बाद जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण भूगोल और मृदा भूगोल है। ठीक है। चलिए भारत में कोयले के भंडार के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? कोयले के भंडारण के संबंध में अगर सबसे अमीर राज्य की बात करते हैं तो सबसे अमीर झारखंड है। झारखंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, झारखंड सबसे अमीर है भंडारण में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। तो जबलपुर नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तब देहरादून राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिला में कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है? सर्वाधिक पूर्व में कौन सा है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक पूर्व में जो है ये किशनगंज है। किशनगंज राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक पूर्व में किशनगंज है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन? कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, सोच समझ करके इसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। तो ये अनाईमुदी है, अन्नामलाई पर्वत पर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दोदा बेटा है, नीलगिरी पर है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका डियागो गार्सिया में स्थित है। डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिन्ह आकार का एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है ना, तो ये आपका डियागो गार्सिया हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है यह अमेजन नदी है। अमेजन विश्व की सबसे जो है आपकी अगर बात करें लंबी नदी तो नील नदी है, और दक्षिण अमेरिका की अमेजन है। विश्व प्रसिद्ध देखिए लानोस घास का मैदान जो है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है? लानोस जो है यह आपका दक्षिण अफ्रीका में है, अमेरिका में है, और लानोस जो है यह वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है। तो दक्षिण अमेरिका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए कंपास जो है ये आपका कहाँ पर है? कंपास ब्राज़ील में है, पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, समाना कहाँ पर है? समाना अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि खाली स्थान मतलब कहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर
मात्र 879 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। तो सबसे कम आपको पता है हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया है। सिंगूर बांध का निर्माण जो है यह किया गया है मंजीरा नदी पर। मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है और सिंगूर बांध जो है ये तेलंगाना में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम रखा गया है, दीनदयाल पोर्ट। तो ये कांडला बंदरगाह का रखा गया है, कांडला जो कि गुजरात में पड़ता है। उस राज्य को पहचाने जिसके साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। तेलंगाना की सीमा जो है नहीं लगती है, तो तेलंगाना की सीमा जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है, तमिलनाडु से नहीं लगती है। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत की जनगणनाओं द्वारा देखिए अनुपालित प्रणालियों के अनुसार लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति कितने पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो 1000 पुरुषों पर, कितने पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1000 हो जाएगा और 943 जो है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झील एक गड्ढे से बनी है जिसका निर्माण उल्कापिंड गिरने से हुआ है। तो ये झील जो है ये लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है, लोनार, ठीक है ना, लोनार महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील जो है, पुलिकट याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इससे याद रखिएगा, पुलिकट पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अच्छा बताइएगा हुसैन सागर झील कहाँ पर है। लोकटक झील मणिपुर में है, मैंने आपको बता भी दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी झील श्रीहरिकोटा द्वीप पर बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। तो यह कौन सी है, तो फ्रेंड्स यह पुलिकट झील है। अभी मैंने आपको बताया था कि पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट। वेमनाथ केरल में है, चिलिका उड़ीसा में है। देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिएगा, इसके अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक डैश में सम्मिलित था। बताइए, तो फ्रेंड्स यह सम्मिलित किस में था, ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स ये आपका सम्मिलित था अनुसूची 1 में, ठीक है ना, अनुसूची 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अनुसूची 1 में सम्मिलित था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है। मदिकेरी, तो मदिकेरी जो है ये कर्नाटक में है, मदिकेरी कर्नाटक में है, ठीक है ना, मदिकेरी कर्नाटक में है। देखिए, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है। नीलगिरी पर टोडा जनजाति पाई जाती है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो इसका जो है मोधबेटा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, काली मिट्टी देश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी याद रखिएगा। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति किस महीने में होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में जून महीने में होती है और 21 जून को कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, जिसे कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। और 21 जून को ही सबसे लंबा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और इस दिन योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। तो इसमें से देखिएगा एंडीज होगा, एंडीज होगा, ठीक है ना, एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला। चलिए अगला है कि अंगूर की बेल किसका एक उदाहरण है। अंगूर की बेल जो है यह एक उदाहरण है क्लाइंबर का, आरोही का, ठीक है ना, आरोही का। आरोही मूल की जड़ें हर्बल तनों की संधियों अथवा पर्व संधियों से निकलती हैं, ठीक है, और इस तरह के पौधों को किसी आधार पर चढ़ने की सहायता करती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा इसमें से कथन गलत है। चलिए पढ़िए, सभी कथन बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत है। तो देखिए, इसमें से जो है ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणु द्वारा बना, नहीं, ओजोन होता है O3 इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यह 3 परमाणुओं से मिलकर के बना है, तो ऑप्शन ए गलत है। बाकी इसमें देख सकते हैं सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ड्यून्स यानी कि दून खाली स्थान और शिवालिक के मध्य अनुदैर्घ्य चोटियाँ हैं, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नतर हिमालय, निम्नतर हिमालय और शिवालिक के बीच की, निम्नतर हिमालय और शिवालिक के बीच की यह अनुदैर्घ्य चोटियाँ हैं दून। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चिकनी मिट्टी यानी कि क्ले सॉइल के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर जो है आपका गलत दिया गया है। पढ़िए, सभी कथन को बताइए। तो अधिक समय तक जल धारण नहीं कर सकते, चिकनी मिट्टी अधिक समय तक जल धारण करती हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर कथन गलत है, ये नहीं दिया गया जबकि ये करती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो शहर है इसमें से
वो आपका गुवाहाटी हो जाएगा। गुवाहाटी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। कटक जो है ये महानदी के तट पर है, गंगा जो है ये पटना जो है ये गंगा नदी के तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है, सही कथन बताना है आपको। चलिए तो देखिएगा, प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, बिल्कुल यहाँ पर सही दिया गया है। सुनामी की सर्वाधिक उत्पत्ति प्रशांत महासागर में ही होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन इसमें से आपको बताना है। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अरब सागर भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, याद रखेंगे। भारत की नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख जो होता है ये राज्यपाल होता है, उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक कर्तव्य के बारे में अनुशंसा करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। तो यह समिति सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी का अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत इसको रखा गया, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह। बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निवारण है, ठीक है। चलिए, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है, बताइए। तो लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग ना हो उसकी पहली बैठक से नियत तारीख से 5 वर्ष तक होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 5 वर्ष तक होता है, क्लियर ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 11वीं अनुसूची में क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए, 11वीं अनुसूची में अगर हम बात करते हैं तो पंचायती राज है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है इसको 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। कितने विषय, 29 विषय शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर इसका क्या होगा। और इसमें शामिल विषय जो है पूछा गया नहीं है, तो करेक्ट आंसर ग्रामीण खेल नहीं है, ठीक है ना। चलिए, 12वीं अनुसूची जो है यह 74वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और ये आपका जो शहरी निकाय है ना उससे संबंधित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। तो यह अनुच्छेद 112 है, 112 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं, किस श्रेणी से चुने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। शिक्षक, स्नातक, 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के में प्रायोजित शक्ति से संबंधित है। तो यह जो है कौन सी समिति है, तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह अधीनस्थ विधान पर समिति है, अधीनस्थ विधान पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है, मुकदमे तथा कार्रवाई से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। भारत की न्यायिक प्रणाली जो है यह आधारित किस पर है, बताइए। तो भारत की न्यायिक प्रणाली उपरोक्त में से 1 से अधिक जो दिया गया है उस पर आधारित है। भारतीय संविधान जो है भारतीय कानून का आधार है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भारत की न्यायिक प्रणाली संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तीनों पर आधारित है। तो 1 से अधिक राइट आंसर होगा। देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की नियुक्ति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स ये जो है अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में अध्यक्षता जो है यह कौन करता है। तो उपाध्यक्ष जो होते हैं उपसभाध्यक्ष के पैनल में से कोई एक सदस्य। देखिए, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल जो है विधानसभा के सत्र नहीं चलने की स्थिति में राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। तो राज्य सूची यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर देखिएगा हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में है, ठीक है, 19(1)(a) में है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्लियर ना।
चलिए, शांतिपूर्ण रूप से आपको सभा करने, प्रदर्शन करने, इन सब का अधिकार है। हड़ताल एक गैर जिम्मेवार कार्य होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्थान आवंटन से है? तो यह कौन सी अनुसूची है? तो फ्रेंड्स, यह चौथी अनुसूची है। चौथी अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। छठी अनुसूची बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें पूछा जाता है कौन कौन से राज्य हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उसमें प्रावधान किया गया है। राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? राष्ट्रसंघ आया था लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 1920 को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ कब आया था? 24 अक्टूबर 1945 को। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, और प्रस्तावना की भाषा को लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए विश्व की प्रथम लिखित संविधान किस देश की है? तो प्रथम लिखित संविधान यूएसए की है। कहाँ की है? यूएसए की है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु हो, देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो भी आपका लोकसभा का, ठीक है। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 है कि भारत के राष्ट्रपति की पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? इसमें से सभी प्रावधान को पढ़िए, आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से देखिए राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य नहीं मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का भाग 4A, यहाँ पर देखिए 4A किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से कितने मौलिक अधिकारों को प्रदान करता है? तो अब 11 करता है, उस समय 10 था, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? तो यह आपका कौन सा है? अनुच्छेद 61 है। महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन में लाई जा सकती है, चाहे वह लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद कौन सा है? 323A है। 323A राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान का 15वां भाग यानी कि पार्ट 15 जो है यह किससे संबंधित है? तो भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है, ठीक है ना। और 324 से लेकर के 329 तक जो आर्टिकल अनुच्छेद है इसमें निर्वाचन संबंधी उपबंध भाग 15 में है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा निर्वाचन। चलिए, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और भाग 18 भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। भाग 18 में आपका आपात उपबंध है, अनुच्छेद 352 से 360 में। और भाग 17 में शायद राजभाषा है, एक बार आप कंफर्म करिए तो मुझे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? तो इसमें से देखिएगा ग्राम पंचायतों का गठन, यह आर्टिकल 40 में है, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। चलिए, ये दोनों जो हैं आपका मौलिक अधिकार हैं। पुंछी आयोग, जिसे 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया था, 2010 में जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? पुंछी कमीशन बना था आपके केंद्र राज्य संबंध के लिए, ठीक है ना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कभी भी लोकसभा के सभापति नहीं रहे हैं या रही हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो आपकी प्रतिभा देवी पाटिल नहीं रही हैं, चूँकि ये राष्ट्रपति रही थी, ठीक है, चूँकि ये राष्ट्रपति रही थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो प्रतिभा देवी पाटिल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से प्रश्न हो रहा है आपका 140, एक मिनट रुक दीजिए, यहाँ से नहीं, कितना नंबर था हमारा? ये 137 था ना, प्रतिभा देवी पाटिल। अब आइए 137 के बाद 138 में, यहाँ से है 138। देखिए, प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संवैधानिक पद नहीं है? संवैधानिक पद इसमें से आपका सॉलिसिटर जनरल का जो है पद नहीं है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल का, याद रखिएगा, यह एक कानूनी सलाहकार होता है। और सॉलिसिटर जनरल, और बाकी देखिएगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक बिल्कुल है 148 में। उसके बाद अटॉर्नी जनरल 76 में है, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है? यह भाग आपका 11 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को कितने प्रकार की निधियाँ प्रदान करता है?
तो 3 प्रकार की निधि है, भारत की संचित निधि, भारत का लोक लेखा और भारत की आकस्मिकता निधि, 3 प्रकार की। चलिए, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? पढ़िए सभी, आंसर बताइए। तो राइट आंसर यहाँ उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत सदन के प्रथम सत्र अधिवेशन को संबोधित करता है। किसी अपराध की सजा जो व्यक्ति होता है उसको क्षमादान, दंड विराम ये सब करता है, और प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक से अधिक राइट आंसर होगा। देखिए, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहा जाता है लेम डेक, ठीक है ना, जिसको कि लंगड़ा बत्तख कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के, देखिएगा, किस आर्टिकल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है? तो यह 112 अनुच्छेद है, ठीक है ना, 112 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं? कौन सा? तो फ्रेंड्स, ये आपका आता है कौन सा, बताइए राइट आंसर। तो ये आपका आता है इन्फोर्समेंट, मूल अधिकारों के परिवर्तन। देखिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो संघ शक्ति से संबंधित जो समिति थी इसके अध्यक्ष नहीं थे, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाकी इनके थे। चलिए, 146 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा कि भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 193, 193 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया? तो ये 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया और 1989 से यह लागू हुआ था। चलिए, मोटर अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु कितने से अधिक अवधि अनुमत नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका, बताइए राइट आंसर, 12। 1 मिनट रुकिए, राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 महीना, ठीक है ना, 1 महीना, 1 महीना, ठीक है ना। चलिए, 1 महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? पद्म पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1954 में, ठीक है, 1954 में, और 1955 में पद्म पुरस्कार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में बदल दिया गया था। तो यहाँ पर आपका 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर बताइएगा आप लोग कमेंट करके। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स, यह 69वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।